लॉ बनाया जाता है इस वजह से ताकि हमारी सोसाइटी में चीजें मेंटेन रहे, हमारी सोसाइटी में पीस मेंटेन रहे। तो जब तक लोगों के मन में डर नहीं होगा तब तक लॉ का फायदा क्या है? तो इस वजह से जो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लॉ है बेटा। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू डीसी लाइन एंड वेलकम टू लक्ष्य सीरीज। तो बेटा लक्ष्य सीरीज में आज हम लोगों की लास्ट क्लास है आपके एग्जाम से पहले। तो एक चैप्टर बचा हुआ है इंट्रोडक्शन टू लॉ। इंट्रोडक्शन टू लॉ से पूरा थ्योरी का सब्जेक्ट है। इसमें किसी ने क्या बोला है, किसी ने लॉ के बारे में क्या बताया है, लॉ की डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में दी गई हैं। ठीक है, तो ये बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ देता है रटने में। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं, उनके नाम याद रखना। तो ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि क्लास के साथ साथ में आप बैठ करके अच्छे से देखो ताकि आपको नाम भी अच्छे से याद हो जाए। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इंट्रोडक्शन टू लॉ, एक चीज मैं और बता दूं, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। इससे एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को लेकर के कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखो, वो मैं बताता रहूंगा। वो आसान आसान सी चीजें वो मैं बताता रहूंगा। कम से कम वो चीजें दिमाग में रखना, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हुए हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज अ सेट ऑफ रूल्स मेड बाय, तो ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए, ये तो शुरुआत का ही है। लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स मेड बाय सोसाइटी, इंडिविजुअल्स, स्टेट और कोर्ट। तो जो सेट ऑफ रूल्स हैं लॉ के, वो कौन बनाता है? क्या इंडिविजुअल्स बनाते हैं, कोर्ट्स बनाती है, सोसाइटी बनाती है, स्टेट बनाती है? यहां पर स्टेट का मतलब क्या है? यहां पर स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहां पर बेटा लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स मेड बाय, ऑप्शन विल बी सी, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट विल बी द करेक्ट आंसर। स्टेट की जो डेफिनेशन है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो स्टेट वर्ड है उसको डिफाइन किया गया कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे के सारे स्टेट की डेफिनेशन में आते हो। तो यहां पर भी स्टेट का मतलब वही है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लॉ। तो बेटा लॉ का एसेंशियल एलिमेंट कौन सा है? मॉरल ड्यूटी है, सोशल कस्टम है, सैंक्शन है कि प्रॉमिस है? तो भाई लॉ में अगर पनिशमेंट नहीं होगी तो लॉ किस काम का? भाई लॉ क्यों बनाया जाता है? लॉ बनाया जाता है इस वजह से ताकि हमारी सोसाइटी में चीजें मेंटेन रहे, हमारी सोसाइटी में पीस मेंटेन रहे। तो जब तक लोगों के मन में डर नहीं होगा तब तक लॉ का फायदा क्या है? तो इस वजह से जो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लॉ है बेटा वो होगा सैंक्शन। ऑप्शन विल बी सी। सैंक्शन होना जरूरी है। अगर सैंक्शन के बिना लॉ का कोई भी मतलब नहीं है, फिर लोग फॉलो करें ना करें क्या ही फर्क पड़ता है ना। देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लॉ इज इक्वल टू कमांड प्लस सैंक्शन वॉज गिवन बाय। तो बेटा लॉ जो है वो बेसिकली कमांड है और सेक्शन। तो ये थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी साल्मन की थी, ऑस्टिन की थी, सेविनी की थी या रॉस्कियोपाउंड की थी? तो बेटा ये थ्योरी थी ऑस्टिन की। ये थ्योरी थी आपकी ऑस्टिन की। ऑस्टिन ने बोला था कि कमांड प्लस सेक्शन, सैंक्शन सॉरी, है ना। आगे देखते हैं। ये आपको याद करने पड़ेंगे इस तरीके के जो है ना, कि किसने क्या बोला था, किसकी क्या थ्योरी थी। तो ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, लेकिन यही कीवर्ड है, कमांड प्लस सैंक्शन इज इक्वल टू ऑस्टिन। इसको कॉपी में नोट कर लो, है ना। एग्जाम में हो सकता है यही क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक है, कमांड प्लस सैंक्शन इज इक्वल टू ऑस्टिन, यानी कि ये ऑस्टिन ने बोला था। नेक्स्ट, अंडर आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 3, अंडर आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 3 लॉ इंक्लूड्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 3 है। ठीक है, तो वो क्या बताता है? लॉ इंक्लूड्स एक्ट्स ओनली, कस्टम्स ओनली, रूल्स रेगुलेशंस एंड कस्टम या जुडिशियल ओपिनियन। तो बेटा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 3 है वो बताता है कि लॉ में किसको किसको इंक्लूड किया जाएगा। तो वो बताता है लॉ में भाई जितने भी रूल्स होंगे, जितनी भी रेगुलेशंस होंगी, और कस्टम को भी तो प्रायोरिटी देते हैं, कस्टम को भी तो प्रायोरिटी देते हैं, एंड कस्टम्स। ठीक है, तो आंसर विल बी सी, रूल्स रेगुलेशंस एंड कस्टम्स। आगे देखते हैं। विदाउट लॉ
सोसाइटी वुड रिजल्ट इन, तो भाई अगर कानूनी नहीं है, अगर कानून नहीं है तो सोसाइटी में क्या होगा? सोसाइटी में कुछ नहीं होगा, केवल और केवल दंगा फसाद होगा और कुछ भी नहीं होगा। बुराई हमेशा अच्छाई पे हावी रहेगी, ठीक है, बुरे लोग हमेशा अच्छे लोगों के ऊपर हावी रहेंगे। तो भाई रिजल्ट क्या होगा? डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, अनार्की, डिसिप्लिन। तो बेटा अनार्की, अराजकता, अराजकता, दंगा फसाद, यही सारी चीजें बढ़ेंगी, ठीक है। तो ऑप्शन विल बी सी। आगे देखते हैं। नेचुरल लॉ स्कूल इज बेस्ड ऑन, तो बेटा जो नेचुरल लॉ स्कूल है वो किस पे बेस्ड है? देखो जो नेचुरल लॉ स्कूल है ना, इसको इस तरीके से याद रखो। नेचुरल क्या होता है? नेचुरल क्या होता है? जो नेचुरल का मतलब जो बाय नेचर मिला, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो नेचुरल लॉ स्कूल जो है वो किस पे बेस्ड है? वो क्या कस्टम पे बेस्ड है, क्या वो कमांड्स पे बेस्ड है, क्या वो जस्टिस एंड मोरालिटी पे बेस्ड है, या वो कोर्ट पे बेस्ड है? तो बेटा नेचुरल लॉ स्कूल जो है ना वो बेस्ड है जस्टिस एंड मोरालिटी पे। मोरालिटी नाम की भी तो कोई चीज होती है, मोरालिटी को प्रायोरिटी दी गई है नेचुरल लॉ स्कूल में, है ना। तो यहां पर ऑप्शन विल बी सी, जस्टिस एंड मोरालिटी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु सेड लॉ इज बेस्ड ऑन वॉल्जिस्ट? तो देखते हैं किसने कहा था कि भाई लॉ वॉल्जिस्ट पे बेस्ड है। ऑस्टिन ने कहा था, साल्मन ने कहा था, सेविनी ने कहा था, होम्स ने कहा था। तो बेटा सबसे पहले तो ये समझो कि वॉल्कजिस्ट, ठीक है, लॉ इज बेस्ड ऑन वॉल्कजिस्ट, ऑस्टिन, साल्मन, सेविनी, होम्स। तो बेटा ये थ्योरी जो है ये बोली थी सेविनी ने, इसको नोट कर लो, वॉल्कजिस्ट इज इक्वल टू सेविनी, है ना। तो ये थ्योरी सेविनी ने दी थी कि लॉ जो होता है वो पूरी तरीके से वॉल्कजिस्ट पे बेस्ड होता है। तो ऑप्शन विल बी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भाई लॉ इज अ सोशल इंजीनियरिंग। लॉ जो है ये सोशल इंजीनियरिंग, ये तो काफी फेमस कोट है, ये तो काफी फेमस कोट है, ये तो मैंने आरंभ सीरीज में आपको बताया भी था और इंपॉर्टेंट भी मैंने बताया था, है ना। तो लॉ इज द सोशल इंजीनियरिंग वाज स्टेटेड बाय ऑस्टिन, रॉस्कोपाउंड, सिसेरो और कैल्सन। तो ऑप्शन विल बी रॉस्कोपाउंड। रॉस्कोपाउंड की ये थ्योरी थी। रियलिस्ट स्कूल गिव्स इंपॉर्टेंस टू, तो बेटा जो रियलिस्ट स्कूल है वो किसको इंपॉर्टेंस देता है? वो किसको इंपॉर्टेंस देता है? वो लेजिस्लेचर को इंपॉर्टेंट देता है, या मोरालिटी को इंपॉर्टेंट देता है, या कस्टम को इंपॉर्टेंट देता है, या फिर वो कोर्ट्स को इंपॉर्टेंस देता है ना। देखो जो रियलिस्ट स्कूल है ना वो रियलिटी पे बेस्ड है, सच्चाई पे बेस्ड है, नाम ही सही समझ में आ रहा है, रियलिस्ट, वो सच्चाई पे बेस्ड है, पूरी तरीके से प्रैक्टिकल चीजों को देख करके बेस्ड है। तो भाई इसका मतलब ये इंपॉर्टेंस देगा, हमारे यहाँ चीजें रियलिस्टिक कैसे पता चलता है, सच्चाई क्या है, सच्चाई कैसे पता चलेगी? तो कोर्ट में पता चलेगी ना, जब कोर्ट में मैटर आएगा तब पता चलेगा कि यार वाकई में किस चीज की नीड है, किस चीज की जरूरत है। तो ये बेटा जो रियलिस्ट स्कूल है ये प्रायोरिटी देता है आपको कोर्ट में, कोर्ट की, ये कोर्ट्स को प्रायोरिटी देता है, ठीक है। तो ऑप्शन विल बी डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन लॉ इज, तो बेटा ऑस्टिन के अकॉर्डिंग लॉ क्या है? मॉरल रूल्स है, सोशल हैबिट है, सोवरेन्स कमांड है, या जुडिशियल डिसीजन है? तो ऑस्टिन ने बेटा प्रायोरिटी दी थी, ऑस्टिन ने प्रायोरिटी दी थी जुडिशियल डिसीजंस को, ऑस्टिन सॉरी सोवरेन्स कमांड। ऑस्टिन ने जो बोला था वो बेसिकली सोवरेन्स कमांड है। सोवरेन का मतलब क्या हो गया? सोवरेन्स का मतलब हो गया सुप्रीम, सबसे बड़ा, ठीक है। तो जो ऑस्टिन के अकॉर्डिंग जो लॉ है वो बेसिकली सोवरेन्स यानी कि जो भी सुप्रीम है, यानी कि गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है ना उसी का ही, कमांड का मतलब ऑर्डर, जो वो ऑर्डर देती है भाई वही कानून है, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग ऑप्शन विल बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, लॉ हेल्प्स इन क्रिएटिंग डिस्प्यूट, प्रमोटिंग इनजस्टिस, मेंटेनिंग ऑर्डर और रिमूविंग राइट्स। तो भाई लॉ किस में हेल्प करता है? लॉ मेंटेन करता है सोसाइटी में ऑर्डर, ठीक है।
लॉ, सोसाइटी में पीस बना रहे, सारी चीजें मेंटेन रहे, ठीक है। तो लॉ बेसिकली हेल्प करता है मेंटेनिंग ऑर्डर। आगे देखते हैं। मॉडर्न बिजनेस एक्टिविटीज, जो आजकल जो बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं वो कैसे रेगुलेट होती हैं? कस्टम से होती हैं, एथिक्स से होती हैं, लॉ से होती हैं, ट्रेडिशन से होती हैं। भाई आजकल तो इतने सारे हम लोग बिजनेस लॉ भी पढ़ चुके हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, सोगा पढ़ा, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे बिजनेस लॉज तो ही हैं। तो जो जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं बेटा, वो किस पे बेस्ड होती हैं, वो कैसे रेगुलेट होती हैं? वो लॉ के थ्रू रेगुलेट होती है। बिजनेस के लिए लॉ का होना जरूरी है। आगे, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लॉ, तो इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है लॉ का? तो देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, ठीक है, क्रिएटिंग मोनोपोली, ये तो गलत बात है, मेंटेनिंग पीस। तो बेटा मोनोपोली की तो वैसे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मना करी गई है, फिर इसके लिए एक सेपरेट एक्ट भी बना है, कॉम्पिटिशन एक्ट, है ना। तो कॉम्पिटिशन एक्ट भी मोनोपोली के ऊपर को मना करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी मोनोपोली को रोकता है। तो यहां पर ऑप्शन होगा सी, क्रिएटिंग मोनोपोली। ये फंक्शन नहीं होता है लॉ का, लॉ तो उल्टा इसको रोकता है, मोनोपोली को। क्वेश्चन नंबर 14, लॉ अडॉप्ट्स अकॉर्डिंग टू रिजिड प्रिंसिपल, सोशल नीड, जज विशेस और पॉलिटिकल प्रेशर। तो बेटा लॉ को कैसे अडॉप्ट किया जाता है? मैंने आपको कई बार बताया ना, पहले बीमारी आती है फिर उसका इलाज आता है। पहले बीमारी आती है फिर उसका इलाज आता है। बीमारी कहाँ पर आती है? बीमारी हमारी सोसाइटी में आती है, उसी को दूर करने के लिए तो मेडिसिन बनाई जाती हैं, उसी को दूर करने के लिए तो वैक्सीन बनाई जाती हैं। तो भाई पहले जो है सोशल नीड्स देखी जाती है कि हमारी सोसाइटी की जरूरतें क्या है, सोसाइटी में किस चीज की प्रॉब्लम है, किस चीज के कानून की जरूरत है। तो सोशल नीड के अकॉर्डिंग लॉ को अडॉप्ट किया जाता है। तो ऑप्शन विल बी बी, सोशल नीड्स, ठीक है। नेक्स्ट, साइबर लॉज आर एन एग्जाम्पल ऑफ एंशिएंट लॉ, कस्टमरी लॉ, मॉडर्न रिलेवेंस ऑफ लॉ, मॉरल रूल्स। तो बिल्कुल मॉडर्न रिलेवेंस ऑफ, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे लोगों के सोचने का तरीका, काम करने का तरीका भी बदलता है। तो वहां पर पता चलता है कि भाई सोसाइटी जिस हिसाब से मॉडर्न हो रही है उसी हिसाब से लॉस की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो जो साइबर लॉ है वो सबसे अच्छा एग्जांपल है मॉडर्न रिलेवेंस ऑफ लॉ। ऑप्शन विल बी सी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ लॉ। सबसे पुराना सोर्स क्या है? सबसे पुराना लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टम और इक्विटी। तो मेरे ख्याल से बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज होगा कस्टम और इक्विटी को लेकर के। भाई इक्विटी भी तो जरूरी है, हमारी सोसाइटी में सब लोग बराबर होने चाहिए, ये भी तो जरूरी। लेकिन जो ओल्डेस्ट सोर्स है, ओल्डेस्ट सोर्स इक्विटी नहीं है, ओल्डेस्ट सोर्स है कस्टम, सबसे पुराना। क्योंकि कस्टम होते ही बहुत पुराने पुराने, ठीक है। तो जो सबसे पहला सोर्स ऑफ लॉ है, जो सबसे पुराना सोर्स ऑफ, पहला तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ सबसे पुराना जो सोर्स ऑफ लॉ है वो होगा कस्टम। ऑप्शन विल बी सी। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल ऑफ वैलिड कस्टम। तो भाई इसमें से क्या जरूरी नहीं है वैलिड कस्टम के लिए? एंशिएंट पुराना होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, रिटन, सर्टेन। तो बेटा रिटन नहीं, रिटन में होना जरूरी नहीं है, कस्टम रिटन में होना जरूरी नहीं है। बाकी तो सारी चीजें सही हैं, बाकी तो ये सारे फीचर्स हैं। पुराना होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, सारे फीचर्स में आते हैं, इसको भी याद रखना। तो रिटन होना जरूरी नहीं है, यहाँ पर नॉट पूछा है तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीजेस। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चीज तो मैंने आपको पहले भी बताई थी। स्टेयर डिसीजेस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन। ये एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है और 100% आपके एग्जाम में अगर 2-3 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन इसका 100% हो, देख लेना। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीजेस रिलेट्स टू कस्टम, इक्विटी, जुडिशियल प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन। तो बेटा स्टेयर डिसीजेस होता क्या? स्टेयर डिसीजेस होते हैं जो हायर कोर्ट्स होती हैं उनके जो डिसीजंस होते हैं, उनके जो जजमेंट होते हैं वो लोअर कोर्ट्स को बाउंड करते हैं। लोअर कोर्ट्स भी अपने हायर कोर्ट के डिसीजन को फॉलो करते हैं। तो ऑप्शन विल बी सी, जुडिशियल प्रेसिडेंट। ऑप्शन विल बी सी, जुडिशियल प्रेसिडेंट। आगे देखते हैं, विच पार्ट ऑफ जजमेंट इज बाइंडिंग। तो जजमेंट का कौन सा पार्ट बाइंडिंग होता है? ऑबिटर डिक्टा नहीं, ऑबिटर डिक्टा तो केवल एक जज की सोच बताता है। जज अपना एक किसी भी केस में जो पॉइंट ऑफ व्यू रखता है ना, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू, वो कभी भी बाइंडिंग नहीं होता। तो ऑबिटर डिक्टा कभी भी बाइंडिंग नहीं होगा।
रेशियो डेसिडेंडी होता है, रेशियो डेसिडेंडी को ही बोलते हैं स्टेयर डिसीज। आप उसको जुडिशियल प्रेसिडेंट बोल लो, आप उसको रेशियो डेसिडेंडी बोल दो, ठीक है, तो दोनों बातें एक ही हैं। तो ऑप्शन विल बी आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, जजमेंट, टाइटल, फैक्ट्स इन सबसे कोई मतलब नहीं। तो बाइंडिंग जो होगा बेटा वो होगा रेशियो डेसिडेंडी, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस आर बाइंडिंग अंडर, तो जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस होते हैं वो बिल्कुल बाइंडिंग होते हैं, जो लोअर कोर्ट्स होती हैं उनके ऊपर पूरी तरीके से बाइंडिंग होते हैं। तो आर्टिकल 32, 136, आर्टिकल 141 और आर्टिकल 226, तो आंसर विल बी आर्टिकल 141। आर्टिकल 141 में कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन होंगे वो लोअर कोर्ट्स के ऊपर बाउंड होंगे। नेक्स्ट 22, बाय लॉज आर एन एग्जाम्पल ऑफ, तो जो बायलॉज है बेटा वो किसका एग्जाम्पल है? सुप्रीम लेजिस्लेशन का है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का है, जुडिशियल लॉ का है, कस्टम का। ऑब्वियसली जो बायलॉज होते हैं बेटा वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, जो बायलॉज होंगे वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के, है ना। गवर्नमेंट अपनी पावर्स को डेलीगेट कर देती है, ठीक है, गवर्नमेंट अपनी पावर को बहुत सारी अथॉरिटीज को डेलीगेट कर देती है, जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटीज वगैरह होती हैं, तो उनके जो बायलॉज होते हैं तो उनको बोला जाता है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। नेक्स्ट, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस इज अ प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, रिटन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो बेटा जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस इज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ, इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ, इसको सेकेंडरी सोर्स बोला जाता है। तो ऑप्शन विल बी बी। आगे देखते हैं, इंग्लिश लॉ इज अप्लाइड इन इंडिया व्हेन इट इज, तो इंग्लिश लॉ बेटा इंडिया में कब अप्लाई होगा? व्हेन इट इज मैंडेटरी, सुटेबल एंड रीजनेबल, कंपल्सरी और सुप्रीम नहीं, जब वो हमारे लिए सुटेबल होगा, वो रीजनेबल भी होना चाहिए, है ना। ऐसे ही नहीं कि किसी भी इंग्लिश लॉ को हम अडॉप्ट कर लेंगे, तो आंसर विल बी बी, सुटेबल भी होना चाहिए और रीजनेबल भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ, तो बेटा सेकेंडरी सोर्स देखते हैं कौन सा है, कस्टम है, प्रेसिडेंट है, लेजिस्लेशन है या इक्विटी है। तो बेटा जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ है वो होगा आपका प्रेसिडेंट, जो जुडिशियल प्रेसिडेंट है वो आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ में आएगा। ऑप्शन विल बी बी। आगे देखते हैं, पर्सन हु फाइल्स अ सूट, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जो पर्सन सूट फाइल करता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है प्लेंटिफ। ऑप्शन विल बी बी। अगर अपील फाइल करेगा, यहां पर सूट लिखा हुआ है बेटा, ये याद रखना, बच्चा इसी में ही कंफ्यूज हो जाता है, यहां पर सूट लिखा हुआ है इस वजह से प्लेंटिफ, अगर यहां पर अपील लिखा होता तो क्या होता? अपीलेंट, है ना। आगे देखते हैं, रिटन स्टेटमेंट ऑफ प्लेंटिफ इज कॉल्ड, तो प्लेंटिफ जो अपना स्टेटमेंट देता है जिसपे वो केस फाइल करता है, किस बेसिस पे उसके साथ में हुआ क्या है, तो बेसिकली एक तरीके से अपनी कंप्लेंट किस में देता है, तो जो रिटन स्टेटमेंट ऑफ प्लेंटिफ होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा डॉक्यूमेंट ऑफ प्लेंट। प्लेंट, अपील, डिक्री, एफिडेविट, तो प्लेंट। जो विटनेस होते हैं ना, जो विटनेस होते हैं वो जो अपना स्टेटमेंट देते हैं वो एफिडेविट में देते हैं, वो एफिडेविट में होते हैं, जिसको बोलते हैं शपथ पत्र, है ना। आगे देखते हैं, डिक्री तो डिसीजन ऑफ कोर्ट होता है ना। क्वेश्चन नंबर 28, राइट टू अप्रोच कोर्ट इज नोन एज, तो राइट टू अप्रोच कोर्ट इज नोन एज जुरिस्डिक्शन, अपील, लोकस स्टैंडी, रेस जुडिकाटा, नहीं, ऑप्शन विल बी सी, लोकस स्टैंडी। आगे देखते हैं, फाइनल डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट, जो सिविल कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन होता है वो उसको क्या बोलेंगे? जजमेंट बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे, डिक्री बोलेंगे, अवार्ड बोलेंगे, तो बेटा उसको बोला जाता है डिक्री, ठीक है, उसको बोलेंगे डिक्री। ऑप्शन विल बी सी, डिक्री। मॉनिटरी कॉम्पनसेशन अवॉर्डेड बाय कोर्ट, तो अगर बेटा कोर्ट मॉनिटरी कॉम्पनसेशन दे रहा है, अगर कोर्ट मॉनिटरी कॉम्पनसेशन दे रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा? फाइन, पेनल्टी, डैमेजेस, इंजंक्शन। तो ये हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा हुआ है। तो यहां पर जो मॉनिटरी कॉम्पनसेशन दिया जाता है, जो कोर्ट देती है, उसको बोला जाता है डैमेजेस।
डैमेजेस वर्ड कहां से लिया गया है? डैमेज से। जितना नुकसान उतना कॉम्पनसेशन। डैमेजेस का मतलब होता है कॉम्पनसेशन, और कॉम्पनसेशन हमेशा उतना ही मिलता है जितना एक्चुअल लॉस हुआ है। इग्नोरेंटिया जुरिस नॉन एग्जीक्यूसेट, तो इसको क्या बोलेंगे? इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज नो एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, लॉ एक्सक्यूजेस, इग्नोरेंस मिस्टेक ऑफ लॉ अलाउड। नहीं बेटा, अगर आप लॉ को इग्नोर कर रहे हो तो ये इस चीज को एक्सक्यूज के तौर पे लिया जाता है कि आप बहाना बना रहे हो। कोर्ट हमेशा ये अज्यूम करके चलती है कि भाई अगर आप इंडियन सिटीजन हो, अगर आप इंडिया में रहते हो, तो आपको इंडिया के हर कानून के बारे में पता है। ये एजम्पशन लेकर के चला जाता है। और अगर आपको नहीं पता है तो गलती आपकी है, गलती आपकी है। आपको क्यों नहीं पता है? जिस देश में रहते हो उसका कानून पता होना जरूरी है। तो यहां पर ऑप्शन विल बी बी, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, ऑडी अल्ट्रम पार्टम। तो ऑडी अल्ट्रम पार्टम स्टैंड्स फॉर नो बाइस, हियर द अदर साइड, लॉ इज सुप्रीम, जस्टिस डिलेड। तो ये बेटा नेचुरल जस्टिस के टर्म्स हैं। तो यहां पर कोर्ट की ये ड्यूटी बनती है कि कोर्ट को कभी भी बाइस नहीं होना चाहिए। कोर्ट को दोनों पार्टीज को बराबर बराबर अपनी बात को बोलने का मौका देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तो यहां पर ऑप्शन विल बी बी, हियर द अदर साइड। भाई दूसरी पार्टी की भी तो सुनोगे, एक पार्टी की सुनकर के आप डिसीजन नहीं दे सकते हो, है ना। ऑडी अल्ट्रम पार्टम। नेक्स्ट, नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? नो क्राइम विदाउट इंटेंशन, नो वन शुड बी जज इन ओन केस, बायर बिवेयर, राइट हैज रेमेडी। तो बेटा यहां पर होगा कोई भी पर्सन अपने केस में जज नहीं होना चाहिए। ये सारे के सारे नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं। तो यहां पर ऑप्शन विल बी बी, नो वन शुड बी जज इन ओन केस। आगे देखते हैं, उबी जस इबी रेमेडियम मीन्स क्या होगा? तो बहुत आसान है, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, नो राइट विदाउट ड्यूटी, right without remedy, where there is a right there is a remedy, remedy without right। तो बेटा ऑप्शन विल बी सी, where there is a right। अगर जहां पर राइट है वहां पर रेमेडी भी होगी, वरना ऐसे राइट्स का फायदा क्या? ऐसे राइट्स का फायदा क्या जहां पर रेमेडी ना हो? कि अगर मेरे राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो कम से कम हमारे पास में कुछ ना कुछ रेमेडी तो होनी चाहिए ना। तो बेटा ऐसे राइट्स का कोई फायदा नहीं जहां पर रेमेडी ना हो। तो वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। 35, कैवे टेम्पटर। कैवे टेम्पटर सेल ऑफ गुड्स एक्ट का पार्ट है। कैवे टेम्पटर का मतलब क्या होता है? सेलर बिवेयर, बायर बिवेयर, कंज्यूमर प्रोटेक्टेड, सेलर लाइबल नहीं, बायर शुड बी अवेयर। बायर को हमेशा सावधान होना चाहिए, जागो ग्राहक जागो। ठीक है, तो बायर को हमेशा सावधान होना चाहिए। अगर बायर खुद कोई नेग्लिजेंस कर रहा है, खुद कोई लापरवाही कर रहा है गुड्स को खरीदते समय, तो वहां पर सेलर की गलती नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट, रेस जुडिकाटा, ये सिविल प्रोसीजर कोर्ट का टर्म है। रेस जुडिकाटा का मतलब क्या होता है? रेफर्स टू केस पेंडिंग, केस ट्रांसफर, मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड, केस अपील। अगर एक बार कोई भी मैटर कोर्ट में फाइनल हो चुका है, अगर एक बार कोई भी मैटर कोर्ट में फाइनल हो चुका है, तो सेम सब्जेक्ट मैटर बिटवीन सेम पार्टीज आप कोर्ट में दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड। रेस जुडिकाटा का मतलब क्या है? अगर कोई मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है तो ऑप्शन विल बी सी। आगे देखते हैं, ऑक्चस नॉन फेसिट रिम निसी मेंस सिट रिया अप्लाइज टू। मेंस रिया आ गया, गिल्टी माइंड, तो आप समझ लो गिल्टी माइंड कहां पर होगा? क्रिमिनल लॉ का क्वेश्चन है ये, देखते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ का है, टॉर्ट लॉ का है, क्रिमिनल लॉ का, सिविल लॉ का। तो मैंने आपको बताया मेंस रिया आ गया, बस ये याद रखना मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब क्या होता है? गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड, क्राइम, जो क्राइम की डेफिनेशन है ना, क्राइम की डेफिनेशन का एसेंशियल एलिमेंट है मेंस रिया। अगर मेंस रिया नहीं है तो फिर उसको क्राइम भी नहीं माना जाएगा। तो ये बेसिकली क्रिमिनल लॉ का पार्ट है। आगे देखते हैं, वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया अप्लाइज व्हेन देयर इज फ्रॉड, देयर इज कोर्जन, देयर इज कंसेंट, देयर इज मिस्टेक। तो बेटा ये डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल होगी जहां पर कंसेंट है। ऑप्शन विल बी सी।
आगे देखते हैं। कंसेंसस एट आइडम, कंसेंसस एट आइडम का मतलब क्या होता है? सेम थिंग इन सेम सेंस। देखते हैं। फ्री कॉन्सेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, मीटिंग ऑफ माइंड, मीटिंग ऑफ माइंड, सेम थिंग इन द सेम सेंस। जब दो लोग किसी एक ही चीज पर एक ही तरीके से एक ही समय पर अग्री करते हैं तो बोला जाता है कंसेंसस एट आइडम है। तो यहां पर ऑप्शन विल बी सी। आगे देखते हैं। एक्स नीलियो निहिल फिट means nothing comes from nothing, agreement without consent, no remedy without right, mistake of law। तो ऑप्शन विल बी ए, नथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग, है ना। तो ऑप्शन विल बी ए। आगे देखते हैं। तो बच्चा पार्टी इतने ही क्वेश्चंस थे, ठीक है। ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मैंने पूरी कोशिश करी है कि जितने भी फिलोसफर्स हैं, जितनी भी थ्योरी है, इसी बहाने आप लोगों की एक बार फटाफट से रिवाइज हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, क्योंकि इस वाले चैप्टर में इतनी थ्योरी है कि बच्चों को हमेशा दिक्कत होती है, ठीक है। तो चलिए फिर, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अब आपका पेपर है, अब अच्छे से पेपर की तैयारी करिए, बहुत अच्छे से रिवीजन करिए। जितने भी कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स को देखिए। मैंने आपके लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी बनाया था, एक बार उसको भी देख करके जाना क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोग पेपर फोड़ करके आओगे, पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके की परेशानी हो, मेरी हेल्प चाहिए, तो बेटा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना। आई एम 100% अवेलेबल फॉर यू, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आगे फिर। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।